तो तीसरा टाइप भी तुम्हें समझ में आ जाएगा। उसके बाद जो तुम्हारे दिमाग के ऊपर से जाने वाली बात है वो जाएगी चौथी टाइप। ठीक है, ठीक है। अब देखो, अब यहां पे जो हमारा बच्चे टाइप 3 से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सबसे पहले टाइप 3 के, ठीक है, पहले टाइप टाइप 3 का जो हमारा है उसका कंसेप्ट समझेंगे। ठीक है, उसके कंसेप्ट समझने के बाद ही हम आगे बातों को समझेंगे। अब देखो एक्चुअली होता क्या है कि यहाँ पे कुछ सेंटेंस लिखे गए हैं। अब हमें क्या होता है कि अगर मैं तुमसे पूछ दूं कि ये जो सेंटेंसेस लिखे गए हैं, ठीक है, अगर मैं तुमसे ये पूछ दूं कि ये जो सेंटेंसेस लिखे गए हैं ये सही है या गलत है, मतलब तो तुम क्या सोचोगे? तुम्हें यही पहले दिमाग में आएगा कि पहले पढ़ते हैं, चलो पढ़ लो। दे हैव कम टू होम, ही हैज कम टू होम, आई हैव गॉन टू लॉट्स ऑफ प्लेसेस, आई हैव नेवर गॉन टू आगरा बिफोर। तुम्हें लगेगा यार सब तो पढ़ने में सही लग रहा है। तो हमारे जो मोस्टली बच्चे होते हैं ना, उनके साथ यही प्रॉब्लम होती है। अगर पढ़ने में कोई चीज सही लग रही है तो सही है, कुछ नहीं देखेंगे। अगर पढ़ने में कोई चीज हमको वियर्ड लगी, पढ़ने में कोई चीज हमें ऑकवर्ड लगी, पढ़ने में हमें कोई चीज खराब लगी, ठीक है, तो हम उसको क्या कह देते हैं कि वो गलत है। लेकिन सही मायने में हमें ऐसे नहीं करनी है चीजों को। ठीक है, लव यू टू लव यू टू सौम्या घोष, सबको बहुत सारा प्यार मेरी तरफ से। ठीक है, ये जो मेरा प्यार है वो एक टीचर का प्यार है अपने स्टूडेंट के लिए। ठीक है, तो ये सौम्या मतलब ये शायद ये साउथ के हैं ऐसे। ठीक है, अब बच्चे देखो, अब यहाँ पे जो कुछ चीजें लिखी है तुम थोड़ी सी मेरी बात को समझना यहाँ पे। ठीक है, मैं तुम्हें बताना क्या चाहता हूं। अगर हम बच्चे बात करते हैं अवे फ्रॉम द स्पीकर की, पहले कॉन्सेप्ट समझ लो। अगर हम बात करते हैं अवे फ्रॉम द स्पीकर की, ठीक है, अभी मैं सारी बातें तुम लोगों को समझा दूंगा। अगर हम जब बच्चे बात करते हैं अवे फ्रॉम द स्पीकर की, तो उसके लिए हम जो यूज करते हैं वो यूज करते हैं गो। ठीक है, अगर बच्चे हम बात करते हैं टूवर्ड्स फ्रॉम द स्पीकर की, अगर हम बात करते हैं टूवर्ड्स फ्रॉम द, ठीक है, अगर हम बच्चे बात करते हैं, अरे टूवर्ड्स फ्रॉम मत लिखना, यहाँ पे टूवर्ड्स द स्पीकर लिखना। अगर हम बच्चे बात करते हैं टूवर्ड्स द स्पीकर की, तो इसके लिए हम क्या यूज करते हैं जरा बताना। इसके लिए हम यूज करते हैं कम। ठीक है, इसके लिए हम क्या यूज करते हैं? कम का यूज करते हैं, या हम इसके लिए कह सकते हैं कम के साथ या बीन का यूज करते हैं। जिन बच्चों को पता ना हो मैं बता देता हूं, बीन का मतलब बेटे होता है विजिटेड, मतलब मिलना। बीन का मतलब क्या होता है? विजिट करना, मिलना। ठीक है, फिर से मेरे बात को समझना, फिर से मेरे कंसेप्ट को एक बार समझना कि ये अगर हम बच्चे बात करते हैं अवे फ्रॉम द स्पीकर की, तो उसके लिए हम यूज करते हैं गो। अगर हम बात करते हैं टूवर्ड्स द स्पीकर की, तो उसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? कम। उसके लिए कम या बीन। कहने का मतलब ये हुआ, ये बच्चे मान लेते हैं कोई ए है, हम ये मान लेते हैं ये बी है। ठीक है, ये अगर हम मान लेते हैं स्पीकर है, ये बोलने वाला है, जाहिर सी बात है एक बच्चे बोलने वाला होता है, एक होता है तुम्हारा हियरर मतलब सुनने वाला, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? लिसनर। ठीक है, एक होता है स्पीकर और दूसरा क्या होता है तुम्हारा हियरर, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? लिसनर। ठीक है, अब एक चीज देखना बच्चे, अगर ये जो स्पीकर है ये जो बोल रहा है, अगर कोई अवे फ्रॉम द, अगर इस स्पीकर से दूर जा रहा है, तो बच्चे अगर स्पीकर से दूर जा रहा है तो मतलब हम यहां यूज करेंगे क्या? गो। लेकिन बच्चे ये अगर टूवर्ड्स द स्पीकर, अगर ये स्पीकर की तरफ आ रहा है तो हम क्या यूज कर लेंगे? कम या बीन। आई बात समझ में? अब कंसेप्ट तुम लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब एक चीज देखना यहां पे, ये जो लिखा हुआ है दे हैव कम टू होम, अब यहां पे जो लिखा हुआ है दे हैव कम टू होम, अब बच्चे ये चीज देखो, ये दे क्या है? ये तो हमारा थर्ड पर्सन है, ये भी हमारा क्या थर्ड पर्सन है। बच्चे ये जो आई है ये तो हमारा फर्स्ट पर्सन स्पीकर है, ये भी हमारा फर्स्ट पर्सन स्पीकर है। ये जो स्टेटमेंट अगर किसी ने बोला कि दे हैव कम टू होम, ठीक है, अब बच्चे एक चीज देखो, बोलने वाला तो कोई स्पीकर रहा होगा, ठीक है, बोल किसके लिए रहा है? इसके लिए रहा है, तो ये स्पीकर के टूवर्ड्स आ रहा है या स्पीकर के अवे जा रहा है? तो तुम कहोगे सर ये स्पीकर से तो अवे जा रहा है यानी दूर जा रहा है। तो अगर ये बच्चे स्पीकर से दूर जा रहा है तो यहाँ पे क्या हो गया? गॉन। लेकिन सुनो, अब मैं तुम्हें यहाँ कंफ्यूज नहीं करूंगा, एक चीज मैं और बता देना चाहता हूं। ठीक है, एक छोटी सी चीज, अगर मान लो वो खुद ही घर पर, ठीक है, मतलब अगर जो बोल रहा है अगर वो खुद ही घर पर हो तो हम वहां पे कम यूज कर सकते हैं, लेकिन वहां पे हमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अब ऐसे समझना, कह रहा ही हैज कम टू होम, वह घर जा चुका है। बच्चे अगर कह रहा कि वह घर जा चुका है तो बोलने वाला जो होगा वो तो स्पीकर होगा। स्पीकर क्या होता है? आई या वी होता है। ठीक है, तो अब ये जो जाने वाला पर्सन है ये तो थर्ड पर्सन है। अब जाहिर सी बात है स्पीकर के दूर ही जा रहा है, तो बच्चे अगर कोई चीज स्पीकर के दूर जाती है तो कम नहीं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा?
गॉन। ठीक है, अब यहां कह रहा आई हैव गॉन टू लॉट्स ऑफ प्लेसेस, कह रहा मैं ढेर सारे प्लेसेस, मतलब ढेर सारे प्लेसेस पर गया हूं। ठीक है, वहां पे गया हूं, घूमा हूं। तो बच्चे एक बात बताओ, ये स्पीकर है, आई क्या है, स्पीकर है। अगर ये स्पीकर प्लेसेस पे जाने की बात कर रहा है तो ये प्लेस से दूर जाएगा कि पास जाएगा? तुम कहोगे जाहिर सी बात है सर, उसके टूवर्ड्स ही जाएगा, उसके पास ही जाएगा, उसकी ओर ही जाएगा। तो कहने का मतलब यहां बच्चे गॉन नहीं होगा, यहां पे क्या हो जाएगा, कम। या आई हैव कम, या कह लो आई हैव बीन टू लॉट्स ऑफ प्लेसेस। ठीक है, अब यहां पे देखो आई हैव नेवर गॉन टू आगरा, तो बच्चे ये स्पीकर है, अगर ये स्पीकर बोल रहा है तो ये टूवर्ड्स की बात ही करेगा, टूवर्ड्स की बात कर रहा है तो यहां पे कम। ठीक है, एक बार जल्दी से मुझे बता दो कि कंसेप्ट समझ में आया? कंसेप्ट बहुत ही सिंपल है। अगर हम बात करते हैं स्पीकर से दूर जाने की, मतलब जो बोलने वाला है अगर उससे दूर जाने की बात करते हैं, अवे फ्रॉम द स्पीकर, तो गो का यूज। अगर हम बच्चे बात करते हैं टूवर्ड्स स्पीकर, बोलने वाले के पास आने की, करीब, तो हम क्या यूज करते हैं, कम या बी। तो मुझे एक बार जल्दी से कमेंट करके तुम लोग बता दो, अगर ये कंसेप्ट तुम लोगों को समझ में आ गया है तो फिर हम यहां से करेंगे क्वेश्चंस। जो ये तुम्हारे सामने कुछ क्वेश्चंस लिखे गए हैं, इन्हीं के बेसिस पे हम कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं। ठीक है, चलो, मुझे बड़ी खुशी होती है कि ओके 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 ओके, मोस्टली लोगों को क्लियर हो गया। चलो बच्चे एक बार मैं फिर से बताता हूं। ठीक है, मान लो ये ए जो है, ठीक है, एक बार सुन लेना, ये जो ए है वो स्पीकर है, ठीक है, और ये जो बी है वो लिसनर है। ठीक है, ए क्या है, स्पीकर है, और बी क्या है, लिसनर है। तो तुम्हें बहुत अच्छे से ये बात तो बच्चे पता ही होगी कि जो हमारा स्पीकर होता है, जो हमारा ये होता है बोलने वाला, और ये होता है हमारा सुनने वाला। ठीक है, जो हमारी कम्युनिकेशन होती है, जो हमारी कन्वर्सेशन होती है, जो हमारी बातचीत होती है, वो दो लोगों के बीच में होती है। एक तो स्पीकर और दूसरा किसके बीच में, लिसनर। स्पीकर बोलेगा, लिसनर सुनेगा। ठीक है, अब एक चीज देखना बच्चे, अगर ये जो बोल रहा है, अगर मान लो कोई भी चीज अगर बोल स्पीकर से दूर जा रही है, अगर स्पीकर के दूर जा रही है तो क्या यूज करोगे, गो। ठीक है, अगर कोई चीज स्पीकर के टूवर्ड्स आ रही है, अगर कोई चीज स्पीकर के टूवर्ड्स आ रही है तो क्या यूज करोगे, कम। मतलब उसके पास आ रही है, ऐसे समझना, उसके पास आ रही है, उसके करीब आ रही है, तो क्या यूज करोगे, बीन या कम। ठीक है, अरे सब करा देंगे। ठीक है, अब देखो मैं कैसे कराऊंगा, तुम्हें एक छोटी सी चीज और बता देता हूं। जैसे मान लो अभी मैं टेंस पढ़ा रहा हूं, ठीक है, तो जब हम टेंस पढ़ लेंगे, वैसे भी देखो जब मैं टेंस पढ़ा रहा हूं ना, तो पढ़ाते हुए ही मैं तुम्हें कितने क्वेश्चंस करा दे रहा हूं। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चंस मैं तुम लोगों को करा दे रहा हूं यहाँ पे। लेकिन जब टेंस हमारा कंप्लीट हो जाएगा तो टेंस से रिलेटेड हम तुम्हारे जो कॉमन एरर हैं वो तो कराएंगे ही कराएंगे, उसके साथ इससे रिलेटेड बच्चे जो फिलर्स आते हैं, फिलर्स भी कराएंगे, और इससे रिलेटेड जो हमारे सेंटेंस इंप्रूवमेंट आते हैं बच्चे, वो भी हम कराने वाले हैं। तो सेंटेंस इंप्रूवमेंट, फिलर्स और कॉमन एरर, ये तीनों करवाएंगे। पहले अभी एक बार कंसेप्ट वगैरह तुम लोग समझ लो। अब बच्चे देखो क्या लिखा है, राम इज ऑन हॉलीडे, राम कहाँ है, हॉलीडे पर है। ठीक है, ही हैज, अब अगर बच्चे मैं तुमसे यहाँ पे बोलूं कि कम लगेगा या गॉन लगेगा, ठीक है, जल्दी से मुझे बताओ। और यहाँ पे भी मुझे बताना, ये जो ब्लैंक है यहाँ पे हम लोग कम का यूज करेंगे या गॉन का यूज करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे भी तुम मुझे बताना कि यहाँ पे जो ब्लैंक है यहाँ पे हम कम का यूज करेंगे या गॉन का यूज करेंगे। उसी तरीके से हमें तुम यहाँ पे भी बताओगे, ये जो ब्लैंक है यहाँ पे हम कम का यूज करेंगे या गॉन का यूज करेंगे। जल्दी से सब लोग कमेंट करके मुझे बताओ। यहाँ पे भी मुझे बताना बच्चे, यहाँ पे कम का यूज करेंगे या गॉन का यूज करेंगे। कॉमेंट फास्ट, सभी लोग जल्दी से कमेंट करिए। यहाँ पे पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे और पांचवें में आपको कमेंट करके बताना कहां पे कम का यूज होगा बच्चे, कहां पे गॉन का यूज होगा। ठीक है, पहले में सब कोई कम बता रहा है, कोई गॉन बता रहा है, कुछ लोग बता रहे हैं गॉन, पहले में कम, पहले में बच्चे कुछ बता रहे हैं कम होगा। चलो कोई बात नहीं। अब एक चीज देखना तुम लोग, अभी भी नहीं समझ में आया तो मैं बताता हूं। बच्चे देखो कह रहा है राम इज ऑन हॉलीडे, राम कहाँ है, हॉलीडे पे। तो ये जो तुम्हारा बच्चे यहाँ पे राम है जो कि सब्जेक्ट है, और राम के लिए हमने यहाँ पे ही यूज किया है जो कि तुम्हारा क्या है, प्रोनाउन है, उसी के लिए यूज किया गया है, क्योंकि प्रोनाउन जो होता है वो नाउन को रिप्लेस करता है। कह रहा है ही हैज,
अब बच्चे देखो एक बात हमेशा समझना, कह रहा राम हॉलिडे पर है, ही हैज गॉन टू दिल्ली, ठीक है, वो दिल्ली गया हुआ है। अब एक बात बताओ बच्चे, बोलने वाले इस स्टेटमेंट को तो कोई स्पीकर होगा, मतलब बोलने वाला जो होगा वो तो स्पीकर ही होगा। तो ये तो तुम्हारा स्पीकर तो है नहीं, ये तो तुम्हारा थर्ड पर्सन है, ठीक है। और बोलने वाला कौन होगा, ये बोलने वाला तुम्हारा फर्स्ट पर्सन है। जाहिर सी बात है अगर वो दिल्ली जा रहा है या दिल्ली जा चुका है तो ये स्पीकर से तो दूर जा रहा है। तो बच्चे अगर स्पीकर से हम दूर जाने की बात करते हैं तो हम क्या यूज करते हैं, गो। तो यहां पे क्या हो जाएगा, गॉन। ठीक, यहां पे देखो हेलो आई हैव जस्ट, तो बच्चे यहां पे देखो ये क्या लिखा हुआ, आई क्या होता है, स्पीकर, यही खुद बोलने वाला यहां पे है, ठीक है। आई हैव जस्ट टू द शॉप्स, मतलब बच्चे बताओ ये खुद ही बोलने वाला है, तो ये शॉप के पास जाएगा या शॉप के दूर जाएगा। तुम कहोगे सर ये तो शॉप के नजदीक जाएगा, उसके पास जाएगा। तो बच्चे यहाँ पे क्या हो जाएगा, गॉन नहीं हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा, कम। ठीक, अब यहाँ देखो मोहन इज नॉट हियर एट द मोमेंट, इस मोमेंट पे मोहन यहाँ नहीं है, इस समय मोहन यहाँ नहीं है। ही हैज, अब बच्चे देखो यहाँ पे बात किसकी हो रही है, थर्ड पर्सन की। थर्ड पर्सन तो कभी बोलता ही नहीं है, बोलने वाला तो स्पीकर होता है, जो कि हमारा कौन होता है, फर्स्ट पर्सन होता है। तो अब बच्चे बताओ ये कह रहा कि मोहन यहां नहीं है, मतलब वो शॉप पे गया हुआ है। अब बात को समझना, मोहन यहां नहीं है, वो शॉप पे गया हुआ है। तो मतलब बच्चे जहां पे स्पीकर बैठा है और शॉप कहीं यहां पे है, वो स्पीकर कह रहा है कि मोहन यहां नहीं है, मोहन दुकान पे है। तो मतलब स्पीकर से मोहन दूर है, उससे दूर जा चुका है। तो जाहिर सी बात अगर बच्चे दूर जा चुका है तो यहां कम नहीं, यहां क्या यूज करेंगे, गॉन, राइट। अब देखो टॉम हैज आउट, ही विल बैक अबाउट एन आवर, कोई कह रहा है कि टॉम जो है वो बाहर गया हुआ है, 1 घंटे में वापस लौट आएगा। तो कहने का मतलब बच्चे जैसे मान लो कि तुम्हारा कोई ए है जो स्पीकर है, तुम्हारा कोई दोस्त बी है जो तुम्हारे घर पर आया है, ठीक है। उसने तुम्हारे भाई से पूछा कि टॉम कहाँ है, तो तुम्हारे भाई ने कहा कि टॉम जो है कहीं बाहर गया है और वो 1 घंटे में लौट आएगा। मतलब टॉम क्या है, मतलब वो जो बोलने वाला तुम्हारा भाई है उससे तो दूर ही है, ठीक है। तो वो दूर गया है, तो बच्चे अगर ये इस बोलने वाले स्पीकर से दूर है तो कम नहीं होगा, क्या हो जाएगा, गॉन। ठीक है, आगे देखो, आर यू गोइंग टू द बैंक, क्या तुम बैंक जा रहे हो, कह रहा नो, नहीं। आई हैव ऑलरेडी, मैं पहले जा चुका हूं। तो बच्चे अगर मैं आई की बात करूं तो कुछ लोग जब ट्रांसलेट करते हैं ना कि मैं जा चुका हूं तो गॉन लगा देते हैं, लेकिन बच्चे ये स्पीकर की बात कर रहा है और स्पीकर बैंक के टूवर्ड्स ही होगा, तो यहां पे क्या हो जाएगा, कम। आई हैव ऑलरेडी कम टू द बैंक। अब मुझे जल्दी से कमेंट करके तुम लोग बता दो क्या ये वाला भी तुमको टाइप समझ में आ गया। अगर बच्चे ये वाला भी तुमको टाइप समझ में आ गया तो अब हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे टाइप 4। पहले तो हम टाइप 4 का कंसेप्ट डिस्कस करेंगे और टाइप 4 का कॉन्सेप्ट डिस्कस करने के बाद फिर हम तुमको यहाँ पे क्वेश्चंस कराने वाले हैं। और यकीन मानो ये जो हमारे टाइप 4 के क्वेश्चन हैं ये बहुत ही ट्रिकी हैं, बहुत ही अच्छे हैं और सही मायने में ये तुमको थोड़ा सा कंफ्यूज करेंगे, लेकिन तुमको ये सीखने में मजा आ जाएगा, ठीक है। तो एक बार जल्दी से मुझे कमेंट करके तुम लोग बताओ सारी चीजें तुम लोग को यहाँ तक क्लियर हो गई। और एक बार सेशन को जल्दी से तुम लोग बच्चे लाइक करो और शेयर करो, ठीक है, क्योंकि ये सेशन बहुत दूर तक जाना चाहिए, क्योंकि ये बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जो इन सारे कंसेप्ट में कंफ्यूज होते हैं और मेरा ये अपना मोटिव है कि मैं उन सारे बच्चों तक पहुंचूं और उनको पढ़ाऊं, उनको सही चीजें बताऊं जो इन सारे टॉपिक को लेकर के कंफ्यूज रहते हैं, राइट। तो यहां तक तुम लोग को बातें समझ में आ गई। चल अब आ जाओ यहां पे, अब सब लोग हो जाओ कॉन्सेंट्रेट और फिर उसके बाद सब कुछ छोड़ करके, ठीक है, बस यहाँ पे कोशिश करो सीखने की मैं यहाँ पे तुम्हें क्या बताने वाला हूं, ठीक है। चलो जी, यहां तक सारे बच्चों को सारी बातें क्लियर हो गई। ओके, अब सब लोग कॉन्सेंट्रेट, ठीक है। अब सब लोग अपना पेन रख दो एक साइड में, सबसे पहले उसके पहले मेरी सारी बात को सुनो, मैं यहाँ पे क्या कहने जा रहा हूं तुमसे, एक एक मेरी पॉइंट को ध्यान से सुनना और समझना, ठीक है। अब एक चीज देखो बच्चे, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, फॉर। अब मेरी बात को सुनना, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, फॉर, ठीक है। इस सेंटेंस में बच्चे देखो क्या लिखा हुआ है, फॉर। अच्छा, इस सेंटेंस में भी देखो क्या लिखा हुआ है, फॉर। ये तीनों सेंटेंस में फॉर लिखा हुआ है, ठीक है। अब एक चीज देखना, ये बच्चे दे लिखा हुआ है सब्जेक्ट और वर्ब की कौन सी फॉर्म लिखी है, पहली फॉर्म। मतलब ये क्या बना हुआ है, कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो बच्चे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आपने देखा कि क्या लिखा हुआ है, फॉर लिखा हुआ है, ठीक है।
अब यहाँ पे आपने देखा सब्जेक्ट है और बच्चे सब्जेक्ट के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है। तो बच्चे ये क्या हो गई, पास्ट इंडेफिनिट। तो आपने देखा कि पास्ट इंडेफिनिट में भी क्या लिखा हुआ है, फॉर लिखा हुआ है। अब बच्चे अगर मैं यहाँ पे बताऊं तुम्हें, तो ये सब्जेक्ट है, ये तुम्हारी हेल्पिंग वर्ब है, और ये वर्ब की कौन सी फॉर्म है, थर्ड फॉर्म है। तो सबको पता है हैव के बाद बच्चे जो थर्ड फॉर्म आती है वो तुम्हारी क्या होती है, प्रेजेंट परफेक्ट। वो हमारी क्या होती है, प्रेजेंट परफेक्ट। तो आपने क्या देखा कि ये जो हमने यूज किया है यहाँ पे फॉर, ये हमारी प्रेजेंट परफेक्ट में भी लिखी है, ये पास्ट इंडेफिनिट में भी लिखी है, और ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी लिखी है। और आपको ये बताना है कि सही कौन सा है। इसमें से आपको ये बताना है कि ये वाला सेंटेंस सही है, ये सेंटेंस सही है, या ये सेंटेंस सही है। जल्दी से मुझे कमेंट करके यहाँ पे आप बताइए कौन सा सेंटेंस इन तीनों में सही है। आपने देखा यहाँ पे भी फॉर था, यहाँ पे भी फॉर है, यहाँ पे भी फॉर है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, ये पास्ट इंडेफिनिट में है, ये प्रेजेंट परफेक्ट में है। तो आपको बताना यह है कि इन तीनों में से कौन सा सेंटेंस करेक्ट है और कौन सा इनकरेक्ट है। कॉमेंट फास्ट, जल्दी से आप लोग कमेंट करके मुझे बताइए कि इन तीनों में से कौन सा सेंटेंस सही है और कौन सा गलत है। कमेंट फास्ट। ओके, मैं तुम लोग के कमेंट ले रहा हूं, जल्दी जल्दी बताओ इसमें से सही कौन सा है, गलत कौन सा है। नितिन कुमार सूर्यवंशी बता रहे हैं सी, अंजना यादव का आंसर है बी, श्रद्धा का सी है। और कोई भी, पिंकी रानी ए एंड बी, अंजना यादव बी, अभिजीत दे हैव प्लेड फॉर 3 आवर्स बता रहे, मतलब थर्ड। और ऑल एबीसी तीसरा राइट है, कोई कह रहा बी, कोई कह रहा बी इनकरेक्ट है। ओके, ऑल सी, असीम कह रहे हैं तीनों सही, तीनों गलत है या तीनों सही है, कहना क्या चाहते हैं आप, ठीक है। तो बच्चे और कौन बताएगा, रोहित कुमार बता रहे हैं इसमें से सी सही है, अंजना बता रही है बी सही है। ए बी सी, क्या तीनों गलत है या तीनों सही है? अच्छा, सी सही है, फैजल खान बता रहे हैं कि सी सही है। चलो, तुम लोग के मैंने आंसर ले लिए, ठीक है। अब मैं तुम्हें बता रहा हूं, अगर बच्चे मैं यहां पे बात करूं, ठीक है, तीनों सही है। अगर मैं यहां पे बात करूं तो ये तीनों सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, कोई गलत नहीं है। अब होता क्या है कि जो हम पढ़ते हैं जिस तरीके से, हमें यह लगता है कि फॉर का यूज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के साथ होता है। बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनको यह लगता है कि फॉर का यूज हम किसके साथ करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के साथ करते हैं। लेकिन बच्चे ऐसा नहीं है, प्रेजेंट परफेक्ट के साथ तो करते हैं, लेकिन पास्ट इंडेफिनिट के साथ भी कर सकते हैं, और हम प्रेजेंट इंडेफिनिट के साथ भी कर सकते हैं। तो मतलब ये भी सेंटेंस सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये तीनों सेंटेंस हमारा सही है। अब यहां पे तुम कॉन्सेप्ट को समझना। अब मैं तुमसे कहना क्या चाहता हूं, यहां पे तुम कॉन्सेप्ट को समझना, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है बेटा। अब देखो तुमने क्या समझा, यहां पे तुमने ये समझ लिया। अब थोड़ा सा मैं इसको हटाता हूं, फिर मैं तुम्हें समझाता हूं कि तुमने समझा क्या। अब देखो यहां से कंक्लूजन हमारे पास क्या निकल के आया, कंक्लूजन हमारे पास सिंपल सा बच्चे ये निकल के आया कि ये जो हमारी फॉर होती है, ठीक है, इसके साथ हम क्या क्या यूज कर सकते हैं। इसके साथ हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, ध्यान से सुनना मेरी बात को। इसके साथ हम लोग पास्ट इंडेफिनिट का भी यूज कर सकते हैं, और तो और इसके साथ हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट का भी यूज कर सकते हैं। अब बात समझ में आई कि हम लोग गलती कहां करते हैं, हमें सीखने में कितनी कमी है हमारे। तो बच्चे मैं डिटेल में सारी चीजें तुमको पढ़ाने वाला हूं, ठीक है। अब देखो, अगर यहां पे अगर मैं इस फॉर की बात करूं, अगर मैं इसकी बात करूं यहां पे, तो इसका यूज हम हर जगह कर सकते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी, पास्ट इंडेफिनिट में भी, और बच्चे प्रेजेंट परफेक्ट में भी। अब समझना, तो अब तुम्हारे दिमाग में सवाल ये होगा कि अगर सर हम फॉर का यूज प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी कर लें, अगर हम इसका यूज पास्ट इंडेफिनिट में भी कर लें, और इसका यूज हम प्रेजेंट परफेक्ट में कर लें, तो बच्चे इसमें डिफरेंस क्या होता है, डिफरेंस देखना। अगर जब हम फॉर का यूज प्रेजेंट इंडेफिनिट में करते हैं तो ये क्या शो करता है बच्चे, ये शो करता है फैक्ट। कहने का मतलब ये हुआ कि ये कहना चाहता है कि दिस एक्शन इज वैलिड फॉर 3 आवर्स, दिस एक्शन इज ओनली वैलिड फॉर
3 आवर्स। कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो एक्शन है वो सिर्फ और सिर्फ 3 घंटे के लिए वैलिड है, ना उससे ज्यादा ना उससे कम। अगर बच्चे तुम कभी भी ध्यान रखना, अगर फॉर का यूज तुम प्रेजेंट इंडेफिनिट में करते हो तो उसका मतलब ये हो जाएगा कि ये एक्शन सिर्फ उतने ही टाइम के लिए वैलिड है, ना तो उससे ज्यादा ना उससे कम। मतलब वो सिर्फ 3 घंटे के लिए खेलता है, ना तो उससे ज्यादा ना तो उससे कम। ठीक है, अगर हमने बोला कि दे प्लेड फॉर 3 आवर्स, उसने 3 घंटे के लिए खेला, तो मतलब बच्चे वो कहना क्या चाहता है तुमसे? कहना अब ये चाहता है कि दे आर नॉट प्लेइंग नाउ, दे आर नॉट प्लेइंग नाउ, मतलब अब वो लोग नहीं खेल रहे हैं। मतलब उन्होंने 3 घंटे के लिए खेल लिया, ये एक्शन 3 घंटे चला और खत्म हो गया, मतलब वो लोग अब नहीं खेल रहे हैं। यही बात तो तुमसे वो कहना चाहता है। अब आगे देखो बच्चे, कह रहा दे हैव प्लेड फॉर 3 आवर्स। अब इसका मतलब क्या हुआ कि कहने का मतलब वो लोग 3 घंटे से खेल रहे हैं, मतलब 3 घंटे खेलते हुए कंप्लीट हो चुके हैं। ये क्या शो कर रहा है? तुम्हारा कंप्लीशन। 3 घंटे खेलते हुए तो हो गए, लेकिन बच्चे खेलने का काम अभी भी जारी है। तो मतलब एक तरफ कंप्लीशन बता रहा है टाइम का, और ये बच्चे जो तुम्हारा एक्शन है खेलने का वो अभी भी चल रहा है। तो कहना क्या तुमसे चाहता है कि दे आर स्टिल प्लेइंग। कहना क्या चाहता है? दे आर स्टिल प्लेइंग, मतलब वो लोग अभी भी खेल रहे हैं। आई बात समझ में? तो कहने का मतलब ये हुआ, मैं तुमसे ये कहना चाहता था और ये तुमसे मैं बताना चाहता था कि ये फॉर के साथ हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का भी यूज, पास्ट इंडेफिनिट का भी यूज और बच्चे प्रेजेंट परफेक्ट का यूज, हम तीनों का यूज कर सकते हैं। लेकिन तीनों की मीनिंग में डिफरेंस होगा। तीनों की मीनिंग में क्या होगा? डिफरेंस होगा। बच्चे वो डिफरेंस क्या है वो समझना, कि अगर हम इंडेफिनिट के साथ फॉर का यूज कर लें तो वो फैक्ट को बताता है, मतलब कहेगा कि ये एक्शन सिर्फ इतने ही टाइम के लिए वैलिड। अगर वहां 3 घंटे बोला तो मतलब ये एक्शन सिर्फ 3 घंटे के लिए ही वैलिड है, ना तो उससे ज्यादा ना तो उससे कम। ठीक है, अगर वो बोल दिया बच्चे दे प्लेड फॉर 3 आवर्स, तो इसका मतलब कि उन्होंने 3 घंटे के लिए खेला, अब नहीं खेल रहे, मतलब दे आर नॉट प्लेइंग नाउ, अब वो नहीं खेल रहे हैं, वो 3 घंटे के लिए बस उन्होंने खेला था। ठीक है, अगर उन्होंने बोल दिया दे हैव प्लेड फॉर 3 आवर्स, अगर फॉर का यूज परफेक्ट में कर लिया तो इसका मतलब बच्चे ये हुआ कि 3 घंटे खेलते हुए बीत चुके हैं, कंप्लीट हो चुके हैं, लेकिन खेलने का काम अभी भी जारी है, मतलब दे आर स्टिल प्लेइंग। राइट, एक बार अगर तुम्हें कंसेप्ट समझ में आ गया हो तो जल्दी से मुझे कमेंट करके बता दो कि ये कंसेप्ट तुम्हें समझ में आ गया। ठीक है, कोई बात नहीं, लेट हो गए तो कोई बात नहीं, देर सही दुरुस्त सही, तो मुझे जल्दी से कमेंट करके बच्चे ये बता दो कि तुम्हें ये कंसेप्ट क्लियर हो गया। जो मैंने यहाँ पे बताया, क्या ये कंसेप्ट तुम्हें क्लियर है? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? क्योंकि अगर मैं क्वेश्चन यहाँ पे तुम्हें करवाऊंगा तो ध्यान रखना ये कंसेप्ट तुम्हारे दिमाग में होना चाहिए। ठीक है, इज इट क्लियर एवरीवन? सभी लोग जल्दी से कमेंट करके बता दें कि ये कंसेप्ट आप लोग को क्लियर हो गया। अब देखना, एक छोटी सी बात मैं समझाना चाहता हूं, एक एग्जांपल के तौर पे और बच्चे मैं बताऊंगा। मान लो एक सेंटेंस मैंने लिखा, ठीक है, सेंटेंस क्या है हमारा? अगर मैंने मान लो बच्चे सेंटेंस ये लिखा कि ही स्लीप्स फॉर 7 आवर्स। ठीक है, आज ऐसे मैं एक लिख दूं बच्चे कि ही स्लेप्ट फॉर 7 आवर्स। और बच्चे तीसरा मैंने लिख दिया यहां पे कि ही हैज स्लेप्ट फॉर 7 आवर्स। ठीक है, अब बच्चे नोटिस करो, नोटिस क्या करना है, ये तुम्हारा सब्जेक्ट है, ये वर्ब की सिंगुलर फॉर्म है। ठीक है, अब बच्चे यहां देखो ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब की कौन सी फॉर्म है? सेकेंड फॉर्म है। यहां बच्चे देखो ये सब्जेक्ट है, ये हैज हेल्पिंग वर्ब है, और ये वर्ब की कौन सी फॉर्म है? थर्ड फॉर्म है। अगर तुम नोटिस करो तो ये तुम्हारा बच्चा क्या लिखा है? प्रेजेंट इंडेफिनिट। ये तुम्हारा क्या लिखा हुआ है? प्रेजेंट इंडेफिनिट। ठीक है, ये बच्चे क्या लिखा हुआ है? पास्ट इंडेफिनिट। ठीक है, यहां पे बच्चे देखो क्या लिखा हुआ है? प्रेजेंट परफेक्ट। यहां पे क्या लिखा हुआ है? प्रेजेंट परफेक्ट। राइट, अब बच्चे देखो प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी फॉर लिखा है, पास्ट इंडेफिनिट में भी फॉर लिखा है, प्रेजेंट परफेक्ट में भी बच्चे फॉर लिखा है। अब डिफरेंस तो मैंने बता दिया है तुम लोगों को, एक बार फिर से डिफरेंस बता देता हूं। अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट में बच्चे फॉर लिखता है तो मतलब ये फैक्ट को शो करता है। कहने का मतलब क्या हुआ कि वह 7 घंटे, मतलब सिर्फ 7 घंटे सोता है, ना तो उससे ज्यादा ना तो उससे कम। दिस एक्शन इज वैलिड
ओनली फॉर 7 आवर्स, मतलब सिर्फ 3 घंटे सोता है, ना तो उससे ज्यादा ना तो उससे कम, ठीक है। अगर उसने बोल दिया कि ही स्लेप्ट फॉर 7 आवर्स, मतलब वो सिर्फ 7 घंटे के लिए सोया। ही इज नॉट स्लीपिंग नाउ, मतलब अब नहीं सो रहा है, 7 घंटे के लिए उसने वो सोया था। अगर बच्चे मैं यहां बात करूं ही हैज स्लेप्ट फॉर 7 आवर्स, मतलब 7 घंटे उसको सोते हुए हो गए, वो अभी भी सो रहा है, ठीक है। ये तीनों में डिफरेंस होता है। अब देखो क्वेश्चन, अब बच्चे क्वेश्चन को ध्यान से सीखना और समझना, क्योंकि अगर ये क्वेश्चन को तुम ध्यान से नहीं देखोगे तो ये क्वेश्चन तुम्हारे ऊपर से बाउंस कर जाएंगे, ठीक है। थोड़ा सा ट्रिकी है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, लेकिन सीखना पड़ेगा, एग्जाम में आते हैं, ठीक है। यही सारे क्वेश्चन जो है तुम्हारे एग्जाम में आते हैं और तुमको कंफ्यूज करते हैं, तो एक बार अच्छे से तुम लोग इसको सीख लो और समझ लो। देखो यहां पे क्या लिखा हुआ है, यहां पे लिखा हुआ है कि ही आई हैव, तो बच्चे ये देखो आई जो है वो सब्जेक्ट है। अच्छा अभी जस्ट मैंने बताया था कि बच्चे जो तुम्हारे हैव फॉर्म होते हैं वो हेल्पिंग वर्ब की तरह भी एक्ट करता है और मेन वर्ब की तरह भी एक्ट करता है, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब की तरह भी काम करता है और मेन वर्ब की तरह भी काम करता है। तो यहां तो कोई मेन वर्ब आया ही नहीं, कोई वर्ब की थर्ड फॉर्म आई नहीं है, तो ये बच्चे खुद ही तुम्हारी मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म हो गई, पहली फॉर्म। अच्छा दिस कार क्या हो गया बच्चे, ऑब्जेक्ट हो गया। अब यहाँ पे देखो फॉर आया है। अब देखो बच्चे एक चीज है, ये सब्जेक्ट के बाद वर्ब की पहली फॉर्म है, तो मतलब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट लिखी गई है। और मैंने तुमको बताया है कि अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट में फॉर आ जाए, अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट में फॉर आ जाए तो ये फैक्ट शो करता है, मतलब यह आई हैव दिस कार फॉर 5 years, यह कार मेरे पास कितने समय के लिए है, 5 साल के लिए है। तो क्या ये चीज हम जस्टिफाई कर सकते हैं, क्या ये बात लॉजिकल है, बिल्कुल लॉजिकल है। मान लो मैं फॉरेन जा रहा हूं, ठीक है, मान लो कोई बंदा ए है, वो देश छोड़ करके बाहर जा रहा है, फॉरेन जा रहा है, उसने बी को अपनी कार दे दी, ठीक है। उसने बोला कि यार 5 साल में मैं वापस लौट करके आ जाऊंगा तो मैं अपनी कार ले लूंगा, ठीक है। तो अब ये तो हम बोल सकते हैं कि मतलब आई हैव दिस कार फॉर 5 years, ये कार मेरे लिए मतलब ये कार मेरे पास 5 साल के लिए रही, ना तो ज्यादा ना तो कम, वो गया देके गया और 5 साल के बाद आया उसने कार ले लिया। तो बच्चे जब हम इंडेफिनिट के साथ फॉर लिखते हैं तो ये फैक्ट बताता है, लो हमने इसको जस्टिफाई कर लिया, ये सेंटेंस हमारा सही है। लेकिन दूसरा देखना, लिखा हुआ है कि आई हैव दिस कार फॉर 5 years एंड विल यूज इट अ फ्यू ईयर्स मोर, मतलब अब एक चीज देखना, यहां पे ये आई लिखा है सब्जेक्ट, ये वर्ब की कौन सी फॉर्म हो गई, पहली फॉर्म, और ये दिस कार हो गया बच्चे ऑब्जेक्ट, और इसके साथ ये टाइम लिखा है फॉर। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये कहना चाहता है कि ये कार मेरे पास, अगर हम इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट के साथ फॉर लिखते हैं, मैंने बार बार यही चीज बताई, अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट के साथ फॉर लिखते हैं तो बस ये टाइम इतने ही समय के लिए वैलिड बताता है कि मतलब ये कार इसके लिए सिर्फ 5 साल के लिए है, ना तो उससे ज्यादा ना तो उससे कम। बच्चे इस चीज को हम जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे। कह रहा है कि 5 साल के लिए तो मेरे पास कार थी ही थी, लेकिन विल यूज इट, आगे और मैं सालों के लिए यूज करूंगा, मतलब आगे कुछ सालों के लिए और मैं इसको यूज करूंगा। तो कहने का मतलब ये हुआ बच्चे कि आगे अभी वो यूज करने वाला है, 5 साल कर चुका है, आगे करेगा, तो मतलब ये लगेगा बच्चे प्रेजेंट परफेक्ट। तो आई हैव और यहां पे क्या लगा दो बच्चे, हैड, आई हैव हैड। तो ये तुम्हारा क्या हो गया, हैव यहां पे हो गई तुम्हारी हेल्पिंग वर्ब, और हैड क्या हो गया, मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म। ये हो गया तुम्हारा सही, ठीक है। जल्दी से मुझे एक बात बता दो तुम लोग बच्चे, यहां तक तुम्हें समझ में आया, 2 क्वेश्चन तुम लोगों को समझ में आ गए, उसके बाद मैं तीसरे क्वेश्चन पे चलूंगा, क्योंकि धीरे धीरे क्वेश्चन का लेवल अब बढ़ेगा, ठीक है। जो क्वेश्चन तुम्हें भले दिख रहे होंगे छोटे छोटे, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत ही ट्रिकी हैं, तो इनको समझने के लिए थोड़ा सा दिमाग तुम लोगों को लगाना पड़ेगा। लेकिन उसके पहले मुझे ये कंफर्म करो, ये 2 क्वेश्चन तुम लोगों को समझ में आ गए, जल्दी से बताओ, ये 2 क्वेश्चन तुम लोगों को समझ में आए। हाँ बच्चे ये क्लास डेली होती है, ठीक है, ये क्लास जो होती है वो डेली होती है तुम्हारी, समझ में आ गया। बाकी लोग जल्दी जल्दी कमेंट करो यार, तुम लोग कमेंट करने में इतनी वो करते हो, जल्दी जल्दी कमेंट करके मुझे एटलीस्ट ये तो बताओ तुम लोग कि यहां तक तुम लोग को बातें समझ में आ गई, फास्ट। देखो अब समझना मेरी बात को यहां से, ठीक है। अगर यहां तक तुम लोगों को बातें समझ में आ गई ना, अब आगे के जो कुछ सेंटेंसेस हैं उन सेंटेंसेस को हम लोग यहां पे करते हैं क्लियर। देखो अब बच्चे यहां लिखा हुआ ही वॉज इन द आर्मी फॉर 2 years। देखो मैंने तुम्हें क्या बताया था कि ये जो तुम्हारी इज, एम, आर होती है, ठीक है, और ये बच्चे जो तुम्हारी वाज और वर होती है,
ये सब तुम्हारी हेल्पिंग वर्ब की तरह भी काम करती है और मेन वर्ब की तरह भी काम करती है, ठीक है। ये तुम्हारी जो है हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों की तरह काम करती है। तो अब बच्चे समझना, अगर मैं मान लो यहां पे एक सेंटेंस लिख दूं कि ही इज रीडिंग अ बुक, ठीक है, अब मैंने लिख दिया ही इज रीडिंग अ बुक। अब एक चीज देखो बच्चे, यहां पे ये जो रीडिंग अ बुक आया हुआ है ये तो तुम्हारी मेन वर्ब है, ठीक है। तो बच्चे अगर ये मेन वर्ब है तो जाहिर सी बात है ये तुम्हारी क्या हो गई, हेल्पिंग वर्ब हो गई, ठीक। लेकिन अब मैंने बच्चे एक सेंटेंस लिखा कि ही इज इंटेलिजेंट, ठीक है। अब मैंने एक सेंटेंस लिख दिया ही इज इंटेलिजेंट। अब बच्चे एक बात, तो यहां तो कोई मेन वर्ब है ही नहीं है, तो जब यहां पे कोई मेन वर्ब नहीं है तो ये खुद ही मेन वर्ब की तरह काम करने लगी, मतलब जिसको हम लोग लिंकिंग वर्ब कहते हैं, जो हमारी स्टेट को डिस्क्राइब करती है, ठीक है। जो बच्चे हमारी लिंकिंग वर्ब होती है जो स्टेट को डिस्क्राइब करती है, तो ये जो हमारे इज एम आर होते हैं, वाज वर्ब होते हैं, ये हेल्पिंग वर्ब की तरह भी एक्ट करती है और मेन वर्ब की तरह भी एक्ट करती है। अगर इसके साथ कोई मेन वर्ब आ गया तो ये हेल्पिंग वर्ब की तरह एक्ट करेगी, अदरवाइज ये खुद ही मेन वर्ब होती है। एक बात और बच्चे, अगर ये मेन वर्ब की तरह जब काम करती है तो ये मेन वर्ब की पहली फॉर्म कंसीडर की जाती है, और बच्चे ये मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म कंसीडर की जाती है, सेकंड फॉर्म कंसीडर की जाती है, ठीक है। अब सेंटेंस में बच्चे ये जो ही लिखा हुआ ये सब्जेक्ट है, जो वाज है बच्चे ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, ठीक है। तो मतलब ये हुआ सब्जेक्ट के साथ जब वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखते हैं तो ये हमारी क्या होती है, पास्ट इंडेफिनिट। ये बच्चे क्या होती है हमारी, पास्ट इंडेफिनिट। अगर पास्ट इंडेफिनिट में बच्चे हम फॉर लिख दें, अगर हम पास्ट इंडेफिनिट में फॉर लिख दें तो इसका मतलब क्या हुआ, ही वाज इन द आर्मी फॉर 2 years, मतलब वो आर्मी में 2 साल के लिए था। तो कहना क्या चाहता है, आर्मी में 2 साल के लिए था, मतलब ही इज नॉट इन द आर्मी नाउ, ही इज नॉट इन द आर्मी नाउ, मतलब वो अब आर्मी में नहीं है, मतलब 2 साल के लिए वो था अब वो नहीं है। क्या इस बात को बच्चे हम जस्टिफाई कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं कि वो 2 साल के लिए था अब नहीं है, ठीक है। अब एक चीज देखो, इसको बच्चे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ही इज इन द आर्मी। अब देखो ये सही है या गलत है, ही इज इन द आर्मी फॉर 2 years। थोड़ा सा दिमाग देखो लगेगा, मैं बार बार बता रहा हूं, ठीक है, इसलिए दिमाग खोल करके प्लीज अपना रखना अगर चीजों को समझना है तो। और बच्चे अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, ही हैज बीन इन द आर्मी, ही हैज बीन इन द आर्मी फॉर 2 years, फॉर 2 years। अब बच्चे समझना इस चीज को, ये वाली अगर जो बात मैं बोलूं यहां पे कि ही वाज इन द आर्मी, ये तो सही था, चलो हमने मान लिया कि वो 2 साल के लिए आर्मी में था अब नहीं है, ही इज नॉट इन द आर्मी। अच्छा, ही इज इन द आर्मी क्या हम बोल सकते हैं 40 years, बच्चे नहीं बोल सकते। इसका मतलब ये निकल जाएगा, देखो सब्जेक्ट के साथ तुमने वर्ब की पहली फॉर्म लगा दी, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट बन गया। अगर बच्चे प्रेजेंट इंडेफिनिट में फॉर लगा देते हैं, इसका मतलब ये हो जाएगा कि वो सिर्फ 2 ही साल के लिए आर्मी में है, ना तो उससे ज्यादा ना तो उससे कम, ना तो उससे ज्यादा उससे कम। अच्छा एक बात बताओ बच्चे, अगर आज की डेट में 2020 में, ठीक है, तुम आर्मी में भर्ती होते हो तो क्या तुम ये कहोगे सिर्फ तुम 2 ही साल के लिए भर्ती हो रहे, ना तो उससे ज्यादा ना तो उससे कम। रिटायरमेंट तो 60 साल 70 साल में मिलती है ना, नहीं 60 साल तक शायद आर्मी में रिटायरिंग होती है। तो रिटायरमेंट जो तुम्हारी होती है वो तो 2000 मतलब 60 साल तक होगी। तो ऐसा नहीं कि अगर तुमने 2020 में ज्वाइन किया तुम कह दोगे कि 2022 तक ही होगा, ठीक है, ना तो इससे ज्यादा ना तो इससे कम। ये तो लॉजिकल ही बात नहीं है, तो गलत है। अच्छा, क्या हम ये कह सकते हैं कि ही हैज बीन इन द आर्मी फॉर 2 years, बिल्कुल कह सकते हैं। अब बच्चे अगर हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज कर लेंगे फॉर के साथ, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि वो आर्मी में उसको 2 साल बीत चुके हैं और अभी भी वो आर्मी में है। तो हम इस बात को भी जस्टिफाई कर सकते हैं, हम इस बात को भी जस्टिफाई कर सकते हैं, लेकिन ये इस वाले को हम नहीं कर पाएंगे। क्लियर? जल्दी से मुझे कॉमेंट करके बताओ क्लियर। विमल मौर्य क्या बोल रहे हैं, प्रिपेयरिंग फॉर सेचर 220 इंग्लिश के सारे ग्रामर करोगे ना सर? हाँ बच्चे बिल्कुल करेंगे यार, मतलब यहाँ पे जब अच्छा एक बात बताओ, रात के तकरीबन यहाँ पे बज रहे हैं 10:30, मुझे 1.5 घंटे पढ़ाते हुए हो गया है तुम लोगों को, और मैंने बहुत अच्छे अच्छे कंसेप्ट और बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने डिस्कस किए, और तुम मेरी एनर्जी देख लो, और तुम्हें क्या लग रहा है कि मैं तुम्हें छोड़ूंगा? नहीं, तुम रिस्पॉन्स करोगे मैं तुम्हें रिस्पॉन्स करूंगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो बच्चे जल्दी से मुझे तुम लोग बताओ, ये कंसेप्ट क्लियर हो गए तुम लोग को? कमेंट फास्ट, जल्दी से बताओ ये कंसेप्ट क्लियर हो गया? तो हम लोग ये क्वेश्चन करेंगे, यहां पे जो लिखा हुआ है, आई स्मोक्ड फॉर 6 months, ठीक है बच्चे देखो। अब अगर मान लो मैं यहां पे लिखूं एक सेंटेंस और, आई स्मोक फॉर 6 months, अब तुम लोग बताओगे इसमें कौन सा सही है और कौन सा गलत है, ठीक है। आई स्मोक
फॉर 6 months। ठीक है, एक बच्चे मैंने ये लिख दिया। अब एक मैं और लिख देता हूं कि आई हैव बीन स्मोकिंग फॉर 6 months। अब तुम मुझे जल्दी से बताओ इन तीनों में कौन सा सही है कौन सा गलत है। आई हैव बीन स्मोकिंग फॉर 6 months। आई हैव बीन स्मोकिंग फॉर 6 months। ठीक है, तीनों में कौन सा सही है कौन सा गलत है, कमेंट फास्ट जल्दी से बताओ। ये तुम्हारे सामने 3 सेंटेंसेस लिखे हैं, आई स्मोक्ड फॉर 6 months, आई स्मोक फॉर 6 months, और बच्चे एक सेंटेंस तुम्हारा लिखा हुआ है यहाँ पे, आई हैव बीन स्मोकिंग फॉर 6 months, और तुम्हें बताना है इसमें से कौन सा सही है और कौन सा गलत है। ठीक है, चलो कमेंट करो। पहला राइट है, ठीक है, और बताओ। 1 and 3 आर राइट, सेकेंड रॉन्ग है। बच्चे तुम पेड कोर्स ले लो ना मेरा, ठीक है, अगर तुम्हें देखो कंप्लीट पढ़ना है तो मेरा पेड कोर्स लेकर के पढ़ो, जो मैं जल्दी लॉन्च करने वाला हूं अपना पेड कोर्स। ठीक है, अगर इन सारी चीजों का डर है तो कोई इशू नहीं है। अरे मेरा नाम जय है, अभी मेरा नाम भी नहीं पता तुम्हें। सर मेरा देखिए, जिन लोगों को नहीं पता है मेरा नाम जय है, और मैं एक बात आपको और बताना चाहता हूं कि मेरा बर्थडे डेट मुझे याद नहीं है। ठीक है, अच्छा इसमें से ऐसे कितने लोग हैं जिनको अपना बर्थडे डेट याद नहीं है? इज देयर एनीवन? ऐसा सिर्फ मैं ही हूं कि बाकी कोई और भी है यहाँ पे कि जिसको अपना बर्थडे डेट नहीं याद है? मुझे तो नहीं याद है, मतलब मनाया नहीं ना कभी मैंने, तो इस वजह से। ऑल राइट, सब सही है। आई बीन स्मोकिंग फॉर 6 months। अच्छा कोई बात नहीं विमल, आज नए हो लेकिन अब तुम मेरे साथ ही रहोगे, मुझे ये पता है। मुझे खुद पे भी भरोसा है और तुम लोगों पे भरोसा है कि अब तुम लोग मेरे साथ ही रहोगे, तुम लोग कहीं जाने वाने वाले नहीं हो। ठीक है, चलो बच्चे अब देखो यहां पे क्या लिखा हुआ है कि आई स्मोक्ड फॉर 6 months। अब तुम लोगों ने जो बताना था मुझे, तुम लोगों ने अपने अपने आंसर बता दिए बच्चे। अब मेरे आंसर सुनो, ये सब्जेक्ट है, और बच्चे ये सब्जेक्ट के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म है? सेकंड फॉर्म है। अब ये सब्जेक्ट के बाद बच्चे जब वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है तो क्या होता है? पास्ट इंडेफिनिट। ठीक है, और पास्ट इंडेफिनिट में अगर हमने फॉर लगा दिया तो हम क्या कहना चाहते हैं? हम ये कहना चाहते हैं कि हमने 6 महीने के लिए स्मोक किया था। कहने का मतलब ये हुआ कि आई एम नॉट स्मोकिंग नाउ, आई एम नॉट स्मोकिंग नाउ। कहने का मतलब मैंने 6 महीने के लिए स्मोक किया था, लेकिन अब मैं स्मोक नहीं करता। ठीक है, अब मैं सिगरेट नहीं पी रहा हूं। ये हम जस्टिफाई कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। मान लो आज की डेट में मैंने सिगरेट छोड़ दिया, मैंने कहा कि आई एम नॉट स्मोकिंग नाउ, मतलब आई स्मोक फॉर 6 months, आई स्मोक फॉर 6 years, मैंने 6 साल स्मोक किया था बस, तो बिल्कुल जस्टिफाई हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट सेंटेंस है। ठीक है, अब एक चीज देखना, अब यहां पे बचे है आई स्मोक फॉर 6 months, तो ये आई क्या है? सब्जेक्ट है। स्मोक क्या है? वर्ब की पहली फॉर्म है। अब बच्चे वर्ब की पहली फॉर्म मतलब प्रेजेंट एंड डेफिनेट, अगर प्रेजेंट एंड डेफिनेट में फॉर लग गया तो मतलब ये तो फैक्ट बताने लगा। अब बच्चे फैक्ट का मतलब ये क्या कहना चाहता है कि मैं सिर्फ ये मतलब जो स्मोकिंग करने का एक्शन है सिर्फ 6 महीने के लिए वैलिड है, ना तो उससे ज्यादा ना तो उससे कम। अब बच्चे एक बात बताना, एक छोटी सी बात बताना, आज तुम सिगरेट पिए, ठीक है, आज तुमने पहली सिगरेट पी, और तुम ये कह सकते हो मैं सिर्फ सिगरेट 6 महीने के लिए पीऊंगा, ना तो उससे ज्यादा ना तो उससे कम। मान लो तुम्हें चस्का लग गया, 6 महीने क्या तुम 6 साल फूंकते रहोगे? ठीक है, अब हो सकता है कि तुम्हें नुकसान करने लगे, तुम्हें अच्छा ना लगे, तुम उसी दिन छोड़ दो, एक दिन बाद छोड़ दो, 1 महीने बाद छोड़ दो, किसी दिन मम्मी पापा ने देख लिया तुम्हें पटक के मारा, ठीक है, कूट दिया अच्छे से, तुम उस दिन छोड़ दिए। ठीक है, तो कहने का मतलब ये नहीं है कि ना आज मैंने दारू पीना शुरू किया, आज मैंने सिगरेट पीना शुरू किया, मैंने कहा बस 6 महीने के लिए पीऊंगा ना उससे ज्यादा ना उससे कम। तो मतलब हम ये चीज डिसाइड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब बच्चे ये चीज गलत है, इस चीज का हम कोई लॉजिक नहीं बना पाएंगे, ये सेंटेंस हमारा इलॉजिकल सेंटेंस है, ये सेंटेंस बिल्कुल गलत है, राइट। लेकिन अगर बच्चे मैं ये बोलूं कि आई हैव बीन स्मोकिंग फॉर 6 months, मतलब मुझे सिगरेट पीते हुए 6 महीने हो गए हैं और मैं अभी भी पी रहा हूं, बिल्कुल सही बात है।
ठीक है, ये हम जस्टिफाई कर लेंगे कि यार मैंने सिगरेट पीते हुए मुझे तकरीबन 6 महीने हो गए और मैं अभी भी पीता हूं, मतलब छूट नहीं रही है मेरी, मतलब सिगरेट पीते हुए या कह लो मुझे 1 साल 6 साल हो गए और मेरी छूट नहीं रही है, मैं अभी भी पी रहा हूं। तो कहने का मतलब ये हुआ बच्चे, तो हम इसको जस्टिफाई कर लेंगे, हम इसको जस्टिफाई कर लेंगे, लेकिन हम इसको जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे कि हाँ हम बस 6 महीने के लिए पियेंगे, ना तो उससे ज्यादा ना तो उससे कम। ठीक है, क्लियर है बात। तो बच्चे टाइमिंग जो है वो 9 बजे है। तो अब ये 9 बजे रात में रोज मैं मिलता हूं, ठीक है। नोटिफिकेशन जाती होगी, अगर तुम लोगों ने चैनल सब्सक्राइब किया होगा तो बच्चे नोटिफिकेशन जाती है। बाकी मैंने अपने कोर्स का प्लेलिस्ट भी बनवा लिया है, वहां से एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, अच्छा अब पहले बताओ, अच्छा तुम्हें नहीं याद, अब यहाँ पे तो उस स्मोकिंग पे मत जाओ, ये बहुत ही बैड हैबिट है, किसी को नहीं करनी है। अपने हेल्थ की प्रायोरिटी पहले रखें, स्वस्थ रहें। बस बच्चे ये लैंग्वेज पढ़ा रहा हूं मैं, ग्रामर पढ़ा रहा हूं, सिखाने के लिए मुझे एग्जाम्पल लेना पड़ा, तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम ये सब करने लग जाओगे। ठीक है, तो बच्चे यहाँ दोनों राइट है, ये भी राइट है और ये भी राइट है और दूसरा गलत है। तो जल्दी से मुझे यहां तक बच्चे कमेंट करके बता दो। ठीक है, जल्दी से ये कमेंट करके मुझे तुम लोग बता दो कि यहां तक बात समझ में आ गई। ठीक है, कोई बात नहीं श्रद्धा, थोड़ा सा और टाइम दो, उसके बाद हम लोग चलते हैं। ठीक है बच्चे, आप अगर मुझसे ये पूछ रहे हो शुभम कुमार सिंह कौन सी बुक से प्रैक्टिस करनी चाहिए, मैं तो कहूंगा आप मेरे से पढ़ लो, क्योंकि तुम्हें प्रैक्टिस बुक लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि बच्चे एक बात बताओ, टेंस से रिलेटेड, ठीक है, जब मैं पढ़ा रहा हूं तो मैं तकरीबन 500 से ज्यादा क्वेश्चन तुमको अपने क्लास में करा दूंगा। किस बुक की जरूरत पड़ेगी? किसी बुक की जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरे से पढ़ रहे हो और ऊपर से बुक पूछ रहे हो, इसका मतलब बच्चे तुम मेरी इंसल्ट कर रहे हो। ठीक है, तो मेरी इंसल्ट मत करो, थोड़ी इज्जत रखो मेरी। मैं पढ़ा रहा हूं, खुद ही इतने क्वेश्चन तुमको करा रहा हूं, तो तुमको जरूरत नहीं है किसी बुक को लेने की। ठीक है, चलो अब देखो यहाँ पे बच्चे कुछ क्वेश्चन और लिखे हैं, इन क्वेश्चंस को जल्दी से हम लोग सॉल्व करते हैं, फिर चलते हैं घर। अब ये बच्चे देखो, बी लिखा है सब्जेक्ट। अब यहाँ पे देखो कोई मेन वर्ब है ही नहीं है, तो ये आर खुद ही तुम्हारी मेन वर्ब की तरह काम कर रही है। तो बच्चे ये अगर मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म होती है? पहली फॉर्म। सब्जेक्ट के बाद अगर मेन वर्ब की पहली फॉर्म लिख दी जाए तो बच्चे वो क्या हो जाती है? प्रेजेंट इंडेफिनिट। वो क्या हो जाती है तुम्हारी? प्रेजेंट इंडेफिनिट। और बच्चे प्रेजेंट इंडेफिनिट के साथ अगर फॉर लग जाए तो वो क्या बताने लगता है? फैक्ट। मतलब कहना है इसका कि ये सिर्फ 2 साल के लिए ही वैलिड है, ना तो उससे ज्यादा ना तो उससे कम। ठीक है, क्या इस बात को बच्चे हम लोग जस्टिफाई कर सकते हैं? बिल्कुल जस्टिफाई कर सकते हैं। मान लो कि तुम रहते हो दिल्ली में, ठीक है, मान लो तुम रहते हो दिल्ली में और तुम बच्चे कहां चले गए? जयपुर। तुम्हारा कोई कॉन्ट्रैक्ट है, कोई काम है, किसी काम से तुम चले गए जयपुर, और जो तुम्हारा एग्रीमेंट है, जो तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट है, वो कितने टाइम के लिए है? 2 इयर्स। बच्चे कितने टाइम के लिए है? 2 इयर्स। तो तुमने कहा कि वी आर अवेलेबल, हमारी जो टीम है वो 2 साल के लिए यहां पे अवेलेबल होगी, क्योंकि हमारा 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, ना तो उससे ज्यादा ना तो उससे कम। राइट बच्चे, ना तो उससे ज्यादा ना तो उससे कम, तो हम इस बात को जस्टिफाई कर लेंगे। लो सही हो गया। अच्छा बच्चे, इसको हम ऐसे कर सकते हैं क्या? अगर हम यहां पे ये कर दें कि वी हैव बीन, ठीक है, अवेलेबल फॉर 2 इयर्स, क्या ये भी सही हो जाएगा? अब हमने देखो क्या लिख लिया कि ये जो फॉर 2 इयर्स, ठीक है। अब बच्चे यहाँ पे जो हमने सेंटेंस लिखा है थोड़ा ध्यान से देखना कि वी हैव बीन अवेलेबल फॉर 2 इयर्स, तो कहने का मतलब अब हमने इसको लिख दिया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के साथ। इस फॉर को, इतनी टाइमिंग को हमने लिख दिया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के साथ। सही है, बिल्कुल सही है। मतलब यहां पे हमको अवेलेबल हुए 2 इयर्स हो गए, यहां पे हमको अवेलेबल हुए 2 इयर्स हो गए और मैं अभी भी यही हूं। मान लो हमने कॉन्ट्रैक्ट को आगे बढ़ा दिया, या मान लो हमारा और यहां पे कोई काम है, ठीक है, तो ये हम दोनों सही कर सकते हैं। लेकिन दोनों के बच्चे सेंस अलग है। ये सिर्फ 2 साल के लिए वैलिड होगा और ये हमारा 2 साल तो कंप्लीट हो चुके हैं, लेकिन अभी भी मैं यहीं पे हूं, उपलब्ध हूं, अवेलेबल हूं, हमारी टीम यहीं पे है। राइट, अब आगे देखो। अब बच्चे तुम्हें बताना है 6 में, ही इज इल फॉर अ वीक सही होगा, ही वॉज इल फॉर अ वीक सही होगा, या फिर यहां पे होगा ही हैज बीन इल फॉर अ वीक। जल्दी से मुझे बताओ इन तीनों में सही कौन सा है, गलत कौन सा है? ही हैज बीन इल फॉर अ वीक। कमेंट फास्ट। अब आप लोगों को मुझे बताना क्या है, यहां पे जो सेंटेंस लिखा हुआ है ही वॉज इल फॉर अ वीक सही होगा, या इस सेंटेंस में जो लिखा हुआ है ही इज इल फॉर अ वीक सही होगा, या बच्चे ही हैज बीन इल फॉर अ वीक सही होगा? जल्दी से बताओ इन तीनों में सही कौन सा है और गलत कौन सा है? कमेंट फास्ट, जल्दी से ये बताओ। छठा सही है, ये सही है, ये सही है, मतलब
ये सही होगा, ये सही होगा या ये सही होगा? सेकेंड एंड थर्ड आर राइट, दूसरा और तीसरा सही है। गुड, वेरी गुड। कौन है ये? पिंकी रानी का कमेंट था, गुड। सेकेंड एंड थर्ड इज करेक्ट, ओके। नैतिक जायसवाल का भी आंसर सही है और अश्वनी सेकेंड थर्ड सही है। अश्वनी तो अपना लड़का शुरू से शायद पढ़ रहा है तो अब इतनी समझ तो उसके में आ गई है। मंजूषा तिवारी थर्ड रॉन्ग है। नहीं बच्चे तुम गलत जा रही हो, सेकंड करेक्ट है। हाँ सेकंड करेक्ट है लेकिन थर्ड तुम रॉन्ग बता रही हो, लेकिन नहीं। चलो अच्छा, सेकंड एंड थर्ड राइट है। श्रद्धा यादव सही है बेटा। फैजल खान है सेकंड थर्ड करेक्ट एंड फर्स्ट इनकरेक्ट। बिल्कुल सही बेटा फैजल खान, ठीक है। सबका बदला लेना है फैजल तुमको, ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। चलो बच्चे, अगर इतनी बातें तुम लोगों को समझ में आ गई, राइट। अब देखो यहां लिखा हो ही इज या हैज बीन अब्सेंट फॉर अ वीक, सॉरी ये था। अब बच्चे एक चीज देखो, कह रहा है ही इज इल फॉर अ वीक, वो एक हफ्ते के लिए बीमार है। तो ये ध्यान से देखो, ये सब्जेक्ट है और ये बच्चे वर्ब की कौन सी फॉर्म है? पहली फॉर्म है। ये सब्जेक्ट हो गई और ये वर्ब की कौन सी फॉर्म हो गई? पहली फॉर्म हो गई, ठीक है। और ये बच्चे जो सब्जेक्ट के बाद वर्ब की पहली फॉर्म यहाँ पे लिखी गई है, ये तो हमारी प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गई। तो बच्चे अगर हम फॉर को प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखते हैं, तो मैंने तुमको कम से कम अब तक 50 बार ये बात बता चुका हूं कि ये इतने ही टाइम के लिए वैलिड होगा, ना तो उससे ज्यादा ना तो उससे कम। अगर मान लो बच्चे आज तुम्हें तबीयत तुम्हारी खराब हुई, ठीक है, आज तुम्हें बुखार हुआ, तो तुम क्या इस बात को कह सकते हो कि तुम बस एक ही हफ्ते बीमार रहोगे, ना तो उससे ज्यादा ना तो उससे कम? क्या ये बात तुम कह पाओगे, जस्टिफाई कर पाओगे? हो सकता है तुम उसी दिन सही हो जाओ, हो सकता है तुम दूसरे दिन सही हो जाओ, हो सकता है तुम तीसरे दिन सही हो जाओ, हो सकता है कि एक महीने में सही हो, ठीक है। तो ये तो तुम कह ही नहीं सकते ना बस मैं एक ही हफ्ते के लिए बीमार हूं, ना तो उससे ज्यादा ना तो उससे कम। तो कहने का मतलब बच्चे इस बात को तुम जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे, लो ये गलत है, ठीक। हम बोले ही वाज इल फॉर अ वीक, बिल्कुल सही है, वो एक हफ्ते के लिए बीमार था। कोई बीमार हुआ, एक हफ्ते में सही हो गया, तो हमने बोल दिया ही वाज इल फॉर अ वीक, एक हफ्ते के लिए बीमार था, ठीक है। अब एक चीज देखना बच्चे, ये जो लिखा है ही हैज बीन इल फॉर अ वीक, ठीक है। अब इसका मतलब हुआ कि उसको बीमार हुए एक हफ्ते हो गए, मतलब एक हफ्ते से बीमार है, एक हफ्ता कंप्लीट हो गया, लेकिन वो अभी भी बीमार है, ही इज स्टिल इल, वो अभी भी बीमार है। तो कहने का मतलब बच्चे ये हुआ, ये हमारा हो गया सही, ये भी सही है, ये भी सही है, ये पहला गलत है। तो बहुत लोगों के आंसर यहाँ पे सही थे, ठीक है, बहुत लोगों ने यहाँ पे आंसर सही किए थे। ये बताओ जल्दी से शेयर करके इसको, तकरीबन थोड़ी शर्म करो, लाइक शेयर वगैरह सब कुछ इसको बढ़ाओ तुम लोग, क्योंकि ऐसे यूट्यूब पे तुम्हें अच्छे टीचर जल्दी बच्चे नहीं मिलते हैं जो तुम्हारे लिए मेहनत करते हैं बिल्कुल दिल से, ठीक है। मेरा बस यही मोटिव रहता है कि हमारे जितने भी बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कम से कम उनके एग्जाम एक बार में निकल जाए, ठीक है। क्योंकि मुझे ये बहुत बुरा लगता है, क्योंकि मैं समझता हूँ कि जो तुम्हारे बच्चे पेरेंट्स हैं, ठीक है, उनकी तुमसे बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन है और वो बहुत मेहनत से पैसे और टाइम तुम में इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो मैं नहीं चाहता यहाँ पे कोई भी बच्चा या कोई भी मेरा भाई बहन जो लड़का लड़की यहाँ पे मुझे देख रहा है, उसके अपने पेरेंट्स के जो पैसे हैं वे वेस्ट, ठीक है। मैं चाहता हूं कि उनका जो टाइम है, जो उनका तुम्हारे लिए पैसे का जितना भी इन्वेस्टमेंट है बच्चे, तुम उनको जल्दी से जल्दी रिटर्न करो, क्योंकि उन्होंने तुम्हारे लिए बहुत झेला है। और मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि वो चीज, ठीक है, कि तुम लोग मतलब उनके जो भी चीजें हैं उन चीजों को स्पॉइल करो, डिस्ट्रॉय करो। मैं चाहता हूं उसका रिटर्न दो और जल्दी दो, ठीक है, एग्जैक्टली। तो अब देखना बच्चे, यहां पे लिखा है ही इज या हैज बीन, देखो क्या होगा, ही इज अब्सेंट या हैज बीन अब्सेंट फॉर अ वीक। तो बच्चे मैं आपको बताऊं, यहां पे दोनों सही है, ठीक है। अगर मैं यहां पे लिख दूं ही वॉज अब्सेंट फॉर अ वीक, ठीक है, तीनों सही हो जाएगा। अब मैं देखो तीनों समझाता हूं कैसे। मैं बस चाहता हूं बच्चे ना, तुम बस इस वीडियो को एक दो बार और देखना, ये कंसेप्ट को एक दो बार और देखना, ठीक है, तो तुम्हें बहुत अच्छे से ये चीज क्लियर हो जाएगी। अब एक चीज देखो, यहां पे बच्चे लिखा है ही इज अब्सेंट फॉर अ वीक। अगर मैं ये बोलूं कि ही इज अब्सेंट फॉर अ वीक, इसका मतलब क्या होगा? वैसे तो अगर ये सब्जेक्ट के बाद ये तो पहली फॉर्म हो गई, ठीक है, ये बच्चे प्रेजेंट इंडेफिनिट हो जाएगा। तो मान लो मेरी एक ऑफिस, ठीक है, मान लो कि मेरी नहीं किसी की ऑफिस है, ठीक है, मान लो ये कोई ऑफिस है, इस ऑफिस में कोई एक है एम्प्लाई जो काम करता है, ठीक है, उसको छुट्टी पे जाना है। इसने तुम्हें क्या दे दिया, इस एम्प्लाई ने तुम्हें एक एप्लीकेशन दे दिया बच्चे, ठीक है, कि सर मैं एक हफ्ते के लिए छुट्टी पे जा रहा हूं, ठीक है। अब इसके दोस्त ने आकर के तुमसे पूछा कि, मान लो इसका नाम राम था, तो इसने पूछा राम कहाँ है, तो तुमने बोला कि एक हफ्ते में आ जाएगा, ठीक है। क्यों, कैसे पता कि बच्चे एक हफ्ते में आ जाएगा? क्योंकि वो तुम्हें एप्लीकेशन देके गया है, वो तुम्हें एप्लीकेशन दे करके गया है, मतलब ना तो उससे ज्यादा ना तो उससे कम।
एक हफ्ते में आ जाएगा क्योंकि एप्लीकेशन। लेकिन बच्चे अगर ये बिना एप्लीकेशन दिए चला जाए, अगर ये जो तुम्हारे ऑफिस का एम्प्लॉय राम है ये बिना तुम्हें कोई एप्लीकेशन दिए चला जाए और फिर तुम्हारा दोस्त आके पूछे कि राम कहाँ है, तुम बोलोगे कि पता नहीं, एक हफ्ते तो हो गए अभी तक तो आया नहीं, ठीक है, क्योंकि हमें पता, क्योंकि एप्लीकेशन दिया नहीं है। तो बच्चे अगर हम ये लिखते हैं ना यहाँ पे कि ही हैज बीन अब्सेंट फॉर अ वीक, अगर हम ये लिखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट, हैज जहां पे तुम्हारी हेल्पिंग वर्ब है और बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो इसका मतलब हो जाएगा कि एक हफ्ते उसको गए हुए हो गया लेकिन अभी तक आया नहीं है, अभी तक वो बाहर ही है। समझ में आया बच्चे? अभी एक हफ्ते हो गया उसको गए हुए लेकिन अभी भी वो कहाँ है, बाहर है, राइट। तो कहने का मतलब ये हुआ बच्चे, यहाँ हैज बीन भी सही हो जाएगा, यहाँ इज भी सही हो जाएगा, लेकिन दोनों के अपने डिफरेंट डिफरेंट मीनिंग होगी जो मैंने तुम्हें समझा दिया। इज इट क्लियर? अब देखो, अगर ये बच्चे तुम्हें बात समझ में आ गई, ही वाज, क्या ये सही हो जाएगा? ये बिल्कुल सही हो जाएगा। मान लो कोई एब्सेंट था, एक हफ्ते में आ गया, तो हम बता देंगे कि ही वाज एब्सेंट, एक हफ्ते के लिए वो छुट्टी पर था, आ गया, ठीक है। वही बात, ये लास्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर 8 आज का लास्ट क्वेश्चन है। और मैंने वही तुम लोगों को बात समझाई थी बेटा, मम्मी आज बुला तो रही है तुमको, ठीक है, कल को एग्जाम नहीं निकलेगा तो तुमसे कहेगी यही कि तुम पढ़ती वढ़ती तो हो नहीं। अब मम्मी ये तो बोलेगी नहीं कि मैं तुम्हें बुला लेती थी जब तुम पढ़ रही होती थी, ठीक है, और बाद में कहेगी अब तो तुमसे पढ़ा गया नहीं, अब हम लोग करा देते हैं तुम्हारी शादी, तो बच्चे शादी करके तुम लोग निकल लो। तो थोड़ा सा स्टैंड लेना सीखो, इंपॉर्टेंट क्या है, ठीक है। अगर माँ को कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, अगर उसने खाना खा लिया है, अगर मम्मी की कोई दवाई वगैरह देनी है उनको दवाई दे दो, वो आराम से सो रही हैं, तो मम्मी से कहो मम्मी तुम सो, ठीक है, मुझे पढ़ने दो, क्योंकि अगर मैं नौकरी करूंगी तो, क्योंकि देखो जो रियलिटी है बच्चा वो यही है कि जो बेटे होते हैं आज की डेट में वो अपने माँ बाप का साथ नहीं देते, उनको एक अच्छी सी लड़की मिल जाती है, अपनी पत्नी के साथ सेटल हो जाते हैं। जो लड़कियां होती हैं वही होती हैं वॉरियर, ठीक है, वही सही मायने में योद्धा वही होती हैं, घर पे रहती हैं तो अपने माँ बाप का साथ देती हैं, शादी के बाद भी अपने माँ बाप का साथ देती हैं। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हम जैसे लड़के नकारे होते हैं, बिल्कुल बच्चे नकारे नहीं होते, लड़के भी बेचारे बहुत झेलते हैं, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर लेते हैं, उनके जो कंधे हैं हमेशा झुके होते हैं, क्योंकि उनके ऊपर उनके पूरे परिवार की, वो जो एक अपना परिवार बसाने वाले हैं उसकी, और उनके माँ बाप की पूरी जिम्मेदारी उनके ऊपर होती है। तो वो सारे बच्चे जो हमारे हैं वो खुद इतने अपनी जिम्मेदारियों से दबे हैं, तो सब सही हैं, लड़के अपनी जगह पे, लड़कियां अपनी जगह पे, लेकिन बच्चे इंपॉर्टेंट है तुम्हारा पढ़ना, इंपॉर्टेंट है तुम्हारा पढ़ना, राइट। गुड इवनिंग ओम शिव, तुम बहुत लेट हो बेटा। अब यहां पे देखो, वी आर फ्री फॉर 72 ईयर्स। बच्चे जल्दी से क्वेश्चन नंबर 8 बताओ, उसके बाद हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 जल्दी से बताओ, उसके बाद हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 कहां गया? एक मिनट एक मिनट, चलो क्वेश्चन नंबर 8 जल्दी से बताओ, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या होगा? इज इट राइट और रॉन्ग? इज देयर एनीवन? राइट सर। एक बच्चे, एक बार तुम लोग पढ़ा करो, पहले एक बार पढ़ो तो सही इसको अच्छे से, पढ़ो और समझो। पहले तुम लोग आइडेंटिफाई करना सीखो कौन सा टेंस है। देखो आखिरी में गुरु मंत्र लिए जाओ तुम लोग, ठीक है, आखिरी में जो गुरु मंत्र है उसको लिए जाओ और एक बार बच्चे देखो और समझो इस चीज को क्या कहना चाहता है। पहले ये देखो टेंस कौन सा है, देखो, ठीक है, इसमें देखो बच्चे टेंस कौन सा है, ये सब्जेक्ट है, और देखो ये जो आर है ये हेल्पिंग वर्ब है या मेन वर्ब है? तुम कहोगे सर ये मेन वर्ब है, क्योंकि यहाँ पे सर कोई मेन वर्ब आया ही नहीं है। जब बच्चे कोई मेन वर्ब आया ही नहीं है तो ये खुद ही तुम्हारी मेन वर्ब हो गई, ठीक है, ये तुम्हारी खुद ही मेन वर्ब हो गई, ठीक है। अब एक चीज देखो, जब ये सब्जेक्ट के बाद बच्चे ये मेन वर्ब की तुम्हारी पहली फॉर्म हो गई, ये तो प्रेजेंट इंडेफिनिट है, और बच्चे अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट में अगर ये टाइम दे दिया जाए तो इसका मतलब ये कहना चाहता है कि हम सिर्फ 72 साल के लिए, सिर्फ हम 72 ईयर्स के लिए फ्री थे, मतलब ना तो उससे ज्यादा ना तो उससे कम। बच्चे ऐसा तो है नहीं, अब ऐसा तो नहीं 72 साल के बाद हम फिर गुलाम हो गए, ठीक है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। कहने का मतलब हमारी आजादी को 72 साल हो गए और हम अभी भी आजाद हैं। तो बच्चे यहाँ आर नहीं होगा, यहाँ पे हो जाएगा वी हैव बीन, वी हैव
बीन फ्री फॉर 72 years बट वी आर स्टिल इकोनॉमी बैकवर्ड। मतलब हमें आजादी को 72 साल हो गए और अभी भी हम आजाद हैं, लेकिन हम लोग अभी भी इकोनॉमिकली क्या हैं, बैकवर्ड। ठीक है, तो जो बच्चे आज का सेशन था वो सेशन यहीं तक। ठीक है, आज हमने जो डिस्कस किए बहुत सारे इंपॉर्टेंट सेशन डिस्कस किए हैं हमने, तो मैं एक बार सारी चीजें आपको फिर से दिखा देता हूं और बता देता हूं। कल हम इसी को कंटिन्यू करने वाले हैं। तो आज का जो हमारा सेशन था वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के ऊपर था। तो आज हमने शुरू किया था प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के, हमने कंसेप्ट समझे और बच्चे इसके साथ हमने 4 चीजें यहाँ पे, इसकी 4 टाइप को हमने डिस्कस किया। टाइप 1, उसके बाद हमने यहाँ पे डिस्कस किया तुम्हारा टाइप 2, और बच्चे उसके बाद हमने यहाँ पे डिस्कस किया है तुम्हारा टाइप 3। ठीक है, और उसके बाद हमने यहाँ पे डिस्कस किया आपका टाइप 4। ठीक है, तो बच्चे 4 टाइप हमने डिस्कस कर लिया यहाँ पे। अब कल हम इसके आगे के टाइप को डिस्कस करेंगे, जिसमें आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के साथ हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस भी पढ़ेंगे। तो कल बच्चे प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के लिए रेडी रहिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है, मिस मत करिएगा। अगर सेशन में आपको कुछ अच्छा लगा हो तो आप नीचे वीडियो कंप्लीट होने के बाद कमेंट कर सकते हैं, और अगर आपको लगता है कि मेरे पढ़ाने से आपकी इंग्लिश इंप्रूव हो रही है, आपकी इंग्लिश पहले से बेहतर है, आसान हो रही है, तो आप इस सेशन को शेयर कर सकते हैं, इस सेशन को लाइक कर सकते हैं और नीचे कमेंट कर सकते हैं। और आप 9 बजे की जो टाइमिंग है रात के, उसको लॉक कर लीजिए, क्योंकि हम लोग रोज 9 बजे मिलने वाले हैं। तो थैंक्स अ लॉट एवरीबॉडी, गुड नाइट, जय हिंद, सुरक्षित रहें और अपने परिवार को भी सुरक्षित रखें। थैंक्स अ लॉट।